सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। और आज का हमारा जो सेशन है वो करंट अफेयर पे रहेगा। तो आज की जो क्लास है हम आपको करंट अफेयर पे डालेंगे आपके लिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमें डे बाय डे करंट अफेयर भी हम आपको क्लास प्रदान करते रहेंगे, जो भी विषय इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। तो इसी चीज को देखते हुए आज की क्लास में हम आपके लिए 4 टॉपिक लेके आए हैं करंट अफेयर के। आज 11 फरवरी है, तो देखिए वन ओशन सम्मेलन आज इसे भारत के प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे शाम के टाइम। क्या है इसके बारे में जानेंगे। दूसरा टॉपिक होगा 11 फरवरी है। 11 फरवरी को जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय है उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके बाद तीसरा टॉपिक होगा हमारा विश्व दलहन दिवस 2022 को यूएनओ ने विश्व दलहन दिवस के रूप में घोषित किया है, तो इसे जानेंगे क्यों है, क्या है इंपोर्टेंट। और एक टॉपिक है कई दिन से चर्चाओं में है, हम देखेंगे कर्नाटक हिजाब का जो मामला है। तो ये 4 टॉपिक आज हम समसामयिक की घटनाएं या करंट अफेयर की क्लास में कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है मामला। आपका वन ओशन सम्मेलन क्या है। देखिए आज 11 फरवरी है, याद रखना 11 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री वन ओशन सम्मेलन को संबोधित करेंगे आज शाम के टाइम। और ये एक वीडियो संदेश के माध्यम से होगा संबोधन, वीडियो संदेश के माध्यम से होगा। ये एक उच्च स्तरीय स्तर का होगा, ये जो सम्मेलन है इंटरनेशनल स्तर का होगा। क्लियर है पॉइंट। इस शिखर सम्मेलन में निम्न देशों के राष्ट्र अध्यक्ष भी संबोधित करेंगे। तो इसमें भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ अनेक देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जैसे आपका देखते हैं जापान के अध्यक्ष भी इसे संबोधित करेंगे, कनाडा के, दक्षिण कोरिया के, जर्मनी के और यूनाइटेड किंगडम के, इसके राष्ट्र अध्यक्ष भी इसको सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसका जो सेकंड भाग है वो हम आपको कल प्रदान करेंगे कि क्या इसमें संबोधन रहा, क्या नहीं रहा, क्या इसकी और विशेषताएं रही, वो सब आपको कल मिल जाएगा। इसके बाद क्या है, इस वन ओशन सम्मेलन का आयोजन 9 से 11 फरवरी, याद रखना 9, 10, 11 3 दिन के मध्य फ्रांस के द्वारा किया गया है, फ्रांस में हुआ है। और किन देशों के सहयोग से या किस संस्थान के सहयोग से इसका सम्मेलन का हुआ। एक तो विश्व बैंक के सहयोग से इसमें सम्मेलन को दिया गया और एक संयुक्त राष्ट्र ने मिलकर इस सम्मेलन को वो किया है। और ये सम्मेलन फ्रांस के ब्रेस्ट शहर में आयोजित किया गया है, फ्रांस के ब्रेस्ट शहर में आयोजित किया गया है। तो याद रखना फ्रांस के ब्रेस्ट शहर में वन ओशन सम्मेलन का आयोजन किया गया। कब किया गया? 9 से 11 फरवरी के मध्य किया गया। और किन संस्थाओं के सहयोग से किया गया? तो विश्व बैंक और एक संयुक्त राष्ट्र, इनके सहयोग से इसका सम्मेलन का आयोजन किया गया। दूसरा पॉइंट आइए जानते हैं। वन ओशन सम्मेलन का उद्देश्य यह है अंतरराष्ट्रीय समुदाय को एक तो स्वास्थ्य का क्षेत्र बेहतर सेवा उपलब्ध कराना है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो इस सम्मेलन में इस चीज पर बहुत ज्यादा फोकस रहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में। दूसरा, इसमें समावेशी समुद्री विकास, मतलब जो हमारे समुद्र हैं उन्हें इकोलॉजी सिस्टम बेहतर बनाना, उनमें जो प्रदूषण फैल रहा है, उनका जो पानी गंदा होता जा रहा है, तो उसे बचाना, उसे एनवायरमेंट के अनुकूल लाना। दूसरा, और किसी भी मुद्दे पर ठोस कार्रवाई, कठोर कार्रवाई करना। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है, कोई भी देश या कोई संस्था या कोई व्यक्ति, तो उस पर ठोस कार्रवाई करना, इस चीज पे भी इसमें बल रहा है। इस सम्मेलन में याद रखना कुल 30 कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। कुल 30 बातों की चर्चा होगी इस सम्मेलन में। और जैसे फोरम, वर्कशॉप और गोलमेज पर चर्चा आदि। इसके अलावा और भी 27 चीजें और बचती है, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो कुल 30 कार्यक्रम इसमें शामिल किए गए हैं। इसका एक दूसरा उद्देश्य यह है समुद्री प्रदूषण को कम करना और नेक्स्ट समुद्र में जो मछली है, मत्स्य पालन, उसे और बेहतर बनाना, मजबूत बनाना।
तो याद रखना मत्स्य पालन को मजबूत होना। नेक्स्ट समुद्री इको तंत्र, इकोलॉजी तंत्र को बचाना आदि महत्वपूर्ण बातों पर फोरम का आयोजन किया गया है। तो ये है हमारा उसमें पहला जो टॉपिक है करंट अफेयर का, जो आज चर्चाओं में है। दूसरा हमारा जो टॉपिक है जो चर्चाओं में है वो आप 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो पुण्यतिथि मनाई जा रही है, आइए उसके बारे में देखते हैं। देखिए दूसरा जो हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज 11 फरवरी पुण्यतिथि है, तो देखते हैं पंडित दीनदयाल जी क्यों फेमस थे, क्या कार्य किए इन्होंने। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो पुण्यतिथि वो प्रतिवर्ष 11 फरवरी को मनाई जाती है, आप याद रखना आज इनकी पुण्यतिथि है। इनका जो जन्म हुआ था 25 सितंबर 1916 को हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो जन्म हुआ था 25 सितंबर 1916 में हुआ था। और इनका जो जन्म स्थान है वो है नगला चंद्रभान, ठीक है। और दूसरा है ये लेखक और रचनात्मक संपादक रहे, लेखक भी रहे और संपादन भी किया अखबारों में। और इनकी जो मृत्यु है वो 11 फरवरी 1968 को हुई थी। दूसरा है इन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को इनका एक वो था विचार एकात्मक मानवतावाद। तो एकात्मक मानवतावाद का जो सिद्धांत था वो इन्होंने दिया था, जिसके लिए बहुत प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट 1937 में आरएसएस से जुड़े थे और इसी विचारधारा को इन्होंने आगे बढ़ाया था पंडित जी ने। 1951 से 1967 तक जनसंघ के ये महासचिव भी रहे और बाद में इन्हें जनसंघ का अध्यक्ष भी चुना गया था। 19 सितंबर 1967 को इन्हें जनसंघ का अध्यक्ष भी बनाया गया था। और इनकी जो डेथ हुई थी वो याद रखना 11 फरवरी 1968 को हो गई थी। तो ये हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो चर्चित है घटना है वो है। इसके बाद हम देखते हैं विश्व दलहन दिवस। देखो इसका जो है हमारा विश्व दलहन दिवस, तीसरा टॉपिक है हमारा विश्व दलहन दिवस जो चर्चित घटनाओं में है। तो विश्व दलहन दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस घोषित किया गया है। और ये जो है 2019 से यूएनओ द्वारा दलहन वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वर्ष 2022 विश्व दलहन दिवस का वाक्य क्या है या थीम क्या है, थीम भी कह सकते हैं ऐसा। थीम क्या है तो देखिए वर्ष 2022 विश्व दलहन दिवस का जो थीम है या वाक्य है वो है आपका पल्स टू एम्पावर यंग अचीविंग सस्टेनेबल एनर्जी फूड सिस्टम। तो याद रखना इसकी थीम या इसका वाक्य रखा गया है पल्स टू एम्पावर यंग अचीविंग सस्टेनेबल एनर्जी फूड सिस्टम, ताकि जो विश्व में पूरे विश्व में दालों से वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं या जो भी है उन तक इसकी पहुंच बढ़े, इस चीज को ध्यान में रखते हुए। दूसरा है दालों में उगाए जाने वाले फलीदार जो पौधे हो गए शामिल होंगे, तो मूंग, अरहर, उड़द और चना। नेक्स्ट है पूरे विश्व में दालों की पहुंच लोगों तक बढ़े, इसलिए इसे विश्व दलहन दिवस या वर्ष घोषित किया गया है। पूरे विश्व में दालों की पहुंच लोगों तक बढ़े, इसलिए इसे घोषित किया गया है। नेक्स्ट है इसका दूसरा महत्व दालों के महत्व को समझने और उसमें जागरूकता बढ़ाने के लिए दालों के महत्व को समझने और उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस तरह का डिसीजन लिया गया है। क्योंकि दालों में इसलिए इसे दलहन वर्ष घोषित भी किया गया है क्योंकि इसका कारण ये है कि दालों में प्रोटीन और अन्य पोषक जो हमारी बॉडी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं उनकी मात्रा बड़ी मात्रा में पाई जाती है। तो आप याद रखना इनमें दालों में प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। और 10 फरवरी का दिन दलहन दिवस के रूप में यूएनओ द्वारा 2019 से मनाया जा रहा है। 2019 में भी मनाया गया, 2020 में मनाया गया, 2021 में मनाया गया, लेकिन 2022 को विश्व दलहन दिवस के रूप में घोषित किया गया है। क्लियर है यहां तक के पॉइंट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट
पॉइंट टॉपिक है कर्नाटक हिजाब मामला। ये क्यों चर्चाओं में है, आइए देखते हैं इसे। देखो लास्ट पॉइंट हमारा ये बचता है, कर्नाटक हिजाब मामला वर्तमान में क्यों चर्चाओं में है। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये हिजाब का जो मामला है ये कर्नाटक में लगभग इसकी जो थीम बन रही थी वो लगभग 1 महीने से बन रही थी, तो वहां लगभग 1 महीने से चर्चाओं में था। तो अब आगे इसने बड़ा रूप ले लिया है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रूप ले लिया है इसने, ये लगभग 9 से 10 फरवरी के बीच में। तो देखते हैं आइए क्या है कर्नाटक। तो याद रखना कर्नाटक हिजाब का जो मामला है, आपको एक थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं मैं आपको। हिजाब क्या है पहले हमें ये पता हो जाना चाहिए। एक हिजाब जो है इस्लाम का जो पवित्र ग्रंथ है कुरान में उल्लेख किया गया है, एक पर्दा है ये अपने आप में। तो हिजाब जो है एक पर्दा है, आप याद रखना हिजाब का मतलब ये होता है एक पर्दा। और वो पर्दा क्या, किसी गैर पुरुष से पर्दा, ठीक है। पर्दे का मतलब है यहां किसी गैर पुरुष से पर्दा। दूसरा है नकाब। नकाब का क्या अर्थ है, घूंघट या मुंह को ढकने का जालीदार कपड़ा। तो यहां नकाब का जो अर्थ होता है घूंघट या मुंह को ढकने का एक जालीदार कपड़ा। क्लियर। अब जो है हिजाब अगर पूछ ले आपसे, अरबी भाषा का शब्द है हिजाब, जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है सर पर ओढ़ने वाला रुपट्टा या स्कार्फ, सर पर ओढ़ने वाला रुपट्टा या स्कार्फ आदि। दूसरा है चेहरा छुपाने का कपड़ा भी होता है इसका मीनिंग, चेहरा छुपाने का कपड़ा भी हिजाब का मीनिंग होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हिजाब का अर्थ क्या है जान लीजिए आप। हिजाब का अर्थ है आड़। आड़ मतलब किसी गैर महरम से या किसी गैर पुरुष से आड़, एक छिपाओ, छिपना। ओट छिपाओ, पर्दा किसी दूसरे से पर्दा, शर्म और लज्जा, ताकि हमारी जो आंखें हैं वो किसी गैर महरम पुरुष से ना मिले और जो कोई गैर महरम पुरुष है वो हमारी ओर गलत नजर ना डाले। इसका मतलब ये होता है हिजाब या आपका नकाब। इसलिए इस्लामिक जो संस्कृति और कल्चर है उसमें जो महिला होती है, इस्लाम जो आपकी मुस्लिम महिला है हमारी, तो वो क्या है, वो अपने सर को और बालों को ढक के रखती है, उसी को हिजाब कहा जाता है। देखिए मैंने लिखवा दिया, इस्लामिक संस्कृति और कल्चर में महिलाओं को अपने बाल और सर को ढकने को कहा जाता है, क्योंकि इस्लामिक जो संस्कृति और कल्चर है उसमें सर खुला ना होना चाहिए और जो महिला के बाल है वो खुले होने नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बुर्का क्या है। बुर्का होता है पूरे शरीर को ढकने वाला एक वस्त्र या कपड़ा, चोला भी कह सकते हो आप बुर्का। तो बुर्का और नकाब और हिजाब में ये अंतर था। आइए अब देखते हैं क्यों ये चर्चाओं में, क्यों वर्तमान में इसने विश्व और इंटरनेशनल रूप ले लिया है। तो कर्नाटक जो मामला है वो पहले वहां का जो हाई कोर्ट है, कर्नाटक का हाई कोर्ट, उसमें गया है मामला। 2 ग्रुप थे, कुछ बाहरी तत्व लोग हैं उसमें और कुछ कॉलेज के छात्र और छात्रा है। तो बाहरी तत्व जब उसमें शामिल हो गया तो इसने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय उसमें रूप ले लिया। अब देखिए क्या है, जज कृष्ण दीक्षित ने यह मामला, इसकी जो सुनवाई कर रहे थे जज, उनका कर्नाटक हाई कोर्ट के जज है कृष्ण दीक्षित, तो उसकी जो सुनवाई थी उनके पास थी, तो उन्होंने ये मामला बड़ी बेंच को सौंप दिया है। तो बड़ी बेंच इस पर सुनवाई कर रही है कंटिन्यू, 2-3 दिन हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है, अब क्या भारतीय संविधान हिजाब पहनने की इजाजत देता है। तो ये जो बेंच है, ये बड़ी जो बेंच है, अब ये इस चीज पे विचार कर रही है कि भारतीय संविधान में क्या इस चीज का उल्लेख है कि मुस्लिम महिला स्कूल में, कॉलेजों में एक हिजाब पहनकर जा सकती हैं। तो इस चीज पे ये विचार कर रहा है। मैं आपको बतला दूं आपके नॉलेज के लिए, कल ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, जो हमारे कपिल सिब्बल जी ने थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन रिट लगाई थी कि आप इस मामले की सुनवाई करें। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसे ये कहा है
कि अभी मामला कर्नाटक जो हाई कोर्ट है उसमें सुनवाई के लिए चल रहा है, उसके बाद ही हम इसमें सुनवाई कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा है यहां कर्नाटक के कॉलेजों से जन्मा। ये जो विवाद है, हिजाब का मामला है या नकाब का मामला है, ये कर्नाटक के कॉलेजों से जन्मा है। अब कर्नाटक के जो शिक्षा अधिनियम है 1983, उसमें बदलाव किया गया है। तो उसमें बदलाव के बाद ही मामला पूरे का पूरा जन्मा है। उसमें क्या बदलाव किया गया है? उसमें कहा गया है कि कक्षाओं में हिजाब पर प्रतिबंध होगा। कर्नाटक जो शिक्षा अधिनियम है उसमें कहा गया है बदलाव के बाद कि किसी भी कक्षा में महिला हिजाब पहनकर नहीं दाखिल होगी। दूसरा उसमें कहा गया है स्कूल की या कॉलेजों की जो ड्रेस है वो पहन के आना होगा। तीसरा मामला समानता, अखंडता और लोक व्यवस्था। इस अधिनियम में कहा गया है कि हमने ये बदलाव इसलिए किया है ताकि समानता बनी रहे, अखंडता बनी रहे और लोक व्यवस्था बनी रहे, ताकि कोई भी समस्या न आए। तो ये तो था मामला आपका कर्नाटक शिक्षा अधिनियम का। अब देखते हैं संविधान में इसका क्या उल्लेख। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्षमता की बात करी गई है। विधि के समक्षमता का यहां मतलब यह है कि कानून सबके लिए बराबर होगा और सब पर एक समान ही लागू होगा, किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 14। तो जो मुस्लिम पक्ष के छात्र और छात्रा है उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट में कहा है कि आर्टिकल 14 हमें इस चीज की इजाजत देता है, विधि के समक्षमता की बात करता है। आर्टिकल 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करी गई है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी पहने, कुछ भी ओढ़े, कोई ड्रेस पहने, कुछ भी खाए, कुछ भी पिए, उस पे आप कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकते। आर्टिकल 19 इस बात को कहता है हमारा संविधान का। आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 जो बात करता है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है आर्टिकल 25। तो आप इस चीज को याद रखना। आर्टिकल 14, 19 और 25 का हवाला देते हुए जो मुस्लिम पक्ष के हिजाब के समर्थक लोग हैं उन्होंने हाईकोर्ट में इसका हवाला दिया है और इसे कहा है कि हिजाब हमारा एक मौलिक अधिकार है। हिजाब या नकाब या बुर्खा ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये हमारी स्वतंत्रता का अधिकारों का हनन होगा अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय हाईकोर्ट इस चीज को खारिज करता है। तो बाकी ये पूरा इसका क्रियाक्रम था और बाकी इस पे जो भी रहेगा वो आगे जो भी अपडेट होगी वो आपको इसके बाद की जो भी वीडियो होगी उसमें अपडेट कर दी जाएगी। तो आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास थी वो 4 विषयों पर थी। 1 ओशन सम्मेलन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनकी पुण्यतिथि आज, विश्व दलहन दिवस और कर्नाटक हिजाब मामला चर्चाओं में क्यों। तो ये 4 पूरे टॉपिक हमने आज कवर किए हैं करंट अफेयर को ध्यान में रखते हुए। तो आप ये पूरा आर्टिकल 14, 19 और 25 मैंने आपको नीचे लिखवाया हो। 14 कहता है विधि के समक्ष क्षमता की बात करता है। आर्टिकल 19 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार करे, प्रसार करे, ये सब आजादी देते हैं आर्टिकल 25। तो अभी तक का ये हमारे पास कर्नाटक की अपडेट है। बाकी इसके बाद जो भी रहेगी वो हम आप तक पहुंचाने जल्द से जल्द पहुंचाएंगे और तब तक जुड़े रहिएगा आप हमारे बिना इस कैंपस रोड की यूट्यूब चैनल से। और तब तक आप कठोर मेहनत करिए और लगन के साथ मेहनत करिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।